स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हम और एग्जाम्पल आज सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो, वट नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो। यानी ये जो फंक्शन दिया है जेड बार, ये कंटिन्यूअस तो है z इक्वल टू जीरो पॉइंट पर, वट नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है z इज इक्वल टू जीरो पर। ये हमें दोनों पॉइंट प्रूव करने हैं। देखिए सॉल्यूशन गिवन, हमारे लिए गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। इक्वेशन 1 दिया हमने इसको। अगर हमने लेट किया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। देयरफॉर जेड बार की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए देखिए क्या करें, हम एफ जीरो की वैल्यू फाइंड करें। तो एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो एफ जीरो कितना, तो यदि जेड जीरो है तो जेड बार भी जीरो होता है, ये आप जानते हैं। क्योंकि इसका हम क्या कॉन्जुगेट निकालिए, जीरो ही रहेगा। तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जेड बार की ये वैल्यू जीरो हमने इक्वेशन 1 में पुट की, लिखा हमने फ्रॉम 1। तो एफ जेड, जेड कितना है जीरो, और जेड बार कितना है जीरो। तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू जीरो जेड बार, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान ये है, और जेड बार जेड टेंड्स टू जीरो पर, यदि जेड टेंड्स टू जीरो है तो जेड बार भी जीरो होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इट मीन्स एफ जेड की जो लिमिट वैल्यू आई वो जीरो आई। इक्वेशन 3 वाई 2 एंड 3, 2 और 3 देखिए दोनों वैल्यू जीरो है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो पर इक्वल है एफ जीरो के, यानी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। सो एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट प्रूव होता है कि फंक्शन एफ जेड, जो कि गिवन था क्वेश्चन में हमें, क्या था, जेड बार। आप देख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू जेड बार, ये कैसा हमने प्रूव कर दिया कि ये कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पर, यानी z की जीरो वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के दो मेथड, यानी हमने एक बताया था राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो, तब हम कहते हैं फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। या फंक्शन की लिमिट वैल्यू उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। ये एफ जीरो क्या है, फंक्शनल वैल्यू, और ये क्या है, एफ जेड की लिमिट। किस पॉइंट पर, जीरो पॉइंट पर। दोनों हमने निकाले, देखिए लिमिट जीरो आई, फंक्शनल वैल्यू भी जीरो आया, दोनों सेम हुए, देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस। नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। देखिए एफ डैश जेड फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप जानते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा जेड, ठीक है। तो अब हम फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, फंक्शन कितना है, जेड बार। तो हमें क्या चाहिए, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। तो क्या हो जाएगा, इस पे बार आ जाएगा, जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। एफ जेड कितना है, जेड बार, जेड बार से जेड बार कैंसिल, क्या रहा, डेल्टा जेड बार डिवाइड बाई डेल्टा। देखिए ये आ गया, एफ डैश जेड
इज इक्वल टू डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा जेड बार डिवाइड बाई डेल्टा जेड। हम जानते हैं डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। डेल्टा जेड बार क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस आई, आई के स्थान पर माइनस आई। दोनों वैल्यू हमने यहाँ क्या करें, इन दोनों के प्लेस पर पुट कर दी। इक्वेशन 4 दिया हमने इसको नंबर। आगे देखिए, इफ डेल्टा जेड इज रियल, देखिए दो केस हो सकते हैं, डेल्टा जेड रियल हो सकता है या इमेजनरी हो सकता है। हम दोनों केस के लिए देखेंगे, डेल्टा जेड रियल एंड डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो जब डेल्टा जेड रियल है, यहाँ देख लीजिए, तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट इसका जीरो होगा, यानी कि डेल्टा वाई कैसा होगा, जीरो। तो हमने लिख दिया इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वाई जीरो हो गया, तो एफ डैश जेड ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। लिखा है फ्रॉम 4 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई जीरो। यहाँ पर जीरो लिखा, यहाँ पर जीरो लिखा, क्या रहा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा, दोनों कैंसिल, क्या आया आंसर 1। यानी एफ डैश जेड की वैल्यू 1 आई 0 पॉइंट पर। अब हम दूसरा केस देखें, इफ डेल्टा जेड इज इमेजनरी एंड डेल्टा जेड की लिमिट क्या है, 0। तो क्या होगा, जब डेल्टा जेड इमेजनरी है तो इसका डेल्टा एक्स 0 होगा, क्योंकि जब इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0 होता है, और रियल होता है तो इमेजनरी पार्ट 0 होता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, 0 0 यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 0 0, ये माइनस आई डेल्टा वाई प्लस आई, आई से आई डेल्टा वाई, ये पूरा कैंसिल, क्या रहा माइनस का 1। हमने ये देखा कि एफ डैश जेड दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है, डिफरेंट आई है। हम लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ डैश जेड इज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिस्ट तो कर रहा है, यूनिक नहीं है, यानी वैल्यू एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, यूनिक भी होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू करते हैं आज, एनालिटिक जो फंक्शन है उसी में हमारा अगला पॉइंट है हार्मोनिक फंक्शन। क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, इसको समझें। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जब भी हम एफ जेड सपोज करते हैं तो उसकी फॉर्म होती है यू प्लस आई वी, और यू और वी क्या होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं, और जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इफ यू एंड वी आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, continuous and differentiable function and satisfied Laplace's equation, then u and v are harmonic function। यानी u और v दोनों फंक्शन कैसे हो, डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस हो। अगर डिफरेंशिएबल होंगे कंटिन्यूअस तो होंगे ही, और कैसे हो, सेटिस्फाइड करें, संतुष्ट करें लैप्लासिस इक्वेशंस के लिए, तब हम u और v को कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। देखिए लैप्लासिस इक्वेशन देखते हैं, ये क्या होती है, क्या फार्मूला होता है इनका, वेयर लैप्लासिस इक्वेशंस आर डेल स्क्वायर, u के लिए ये है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v सॉरी u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी u के हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें x के रेस्पेक्ट, और u का y के रेस्पेक्ट भी सेकंड डेरिवेटिव, वो भी पार्शियली, दोनों को प्लस करें, 0 आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि लैप्लासिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। सिमिलरली v के लिए भी यही फार्मूला है, देख सकते हैं आप, डेल स्क्वायर v
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होती है लैप्लासिस इक्वेशन। अगर u और v दोनों फंक्शन इन लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तब हम कहते हैं u और v हार्मोनिक फंक्शन है। एंड u और v डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल होंगे तभी तो ये हम डिफरेंशियल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए आगे, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रेगुलर फंक्शंस। यानी रेगुलर फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक का सिनोनियम है रेगुलर और होलोमॉर्फिक, किसी भी नाम से कह सकते हैं हम इसको। तो हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, एफजेड के लिए फाइंड करना है। मेथड देखिए, इसमें दो केस होते हैं। इफ u x, y इज गिवन, यानी अगर हमें u गिवन है तब हमें एफजेड फाइंड करना है, और अगर v गिवन है तब हमें एफजेड फाइंड करना है। तो अगर u गिवन है देन फाइंड एफजेड, तब हम क्या करते हैं? लेट करते हैं इसका u का पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट, इसको हम नाम देते हैं phi1 x, y, एंड u का पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट करेंगे, इसको नाम देंगे phi2 xy। तब हमारा एफजेड का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना है, इंटीग्रल phi1 z, 0 माइनस आई phi2 z, 0 dz प्लस c। मतलब ये कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से x की जगह z लिखेंगे, y की जगह 0, तो आ जाएगा हमारा phi1 z 0। phi2 xy में भी यही करेंगे, z x की जगह z लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, तब हमारा आएगा phi2 z 0। दोनों के यहाँ वैल्यू रख कर और इसका इंटीग्रल कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? एफजेड, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। देखिए सिमिलरली हम b के लिए भी यही कह सकते हैं कि अगर हमें b गिवन है तो डेल बी अपॉन डेल एक्स को नया फंक्शन psi1 xy, डेल बी अपॉन डेल वाई psi2 xy, देन एफजेड इज इक्वल टू इंटीग्रल psi1 z, 0 प्लस आई psi2 z, 0 dz प्लस c। तो सेम मेथड है, केवल माइनस और प्लस का अंतर है। u के लिए माइनस आएगा, बीच में है प्लस आएगा। तो ये आपका एफजेड फाइंड करने का मेथड, इसको मिलिन्स मेथड कहते हैं। ओके।